core reasons for such repeated incidents in India? We are functioning in a very rotten environment. जो स्टूडेंट है जब वो नीट का पेपर मई के पहले हफ्ते में जब वो देता है ना, उसे पता ही नहीं रहता कि आज जो आंसर लिख रहा हूँ वो एक्चुअली उसका फाइनल आंसर है भी कि नहीं है। वो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो रिलैक्स्ड हैं, या ये समझ लो जिनको शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन सारी चीज़ों से, वो वही लोग हैं। एंड दैट्स हाउ इट इज़ फंक्शनिंग। इसलिए कभी कोई चेंजेस होने वाले हैं नहीं रिजल्ट्स में, और ये आगे भी नहीं होगा। हर तीसरे चौथे साल में ये चीज़ें रिपीट होने वाला है। तो एज अ पेरेंट लोग 30-30 लाख, 40 लाख, 10-10 लाख, जिसको जितना मन मर्जी चले, वो पैसे देने को तैयार है। अगर ये पेरेंट, ये सोसाइटी डॉक्टरों को भगवान बनाना, या मेडिकल टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो रैली निकालना, फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़ी उनकी शौर्य गाथाएं पढ़ना, अलग ही युद्ध जीतने वाला एनवायरनमेंट बना है, जिसके वजह से ये लालच आने लगा है पेरेंट्स में, ये मेन रीज़न है। एज वी ऑल नो कि नीट का पेपर लीक हो गया है, सो हम इस पॉडकास्ट में नीट का पेपर क्यों लीक हुआ है, व्हाट विल बी द स्टूडेंट स्ट्रैटेजीज, उन्हें कैसे अकॉर्डिंगली कैसे चीज़ों को सर्टेनली हैंडल करना चाहिए एंड ऑल, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाट आर दी कोर रीजन्स फॉर सच रिपीटेड इंसिडेंट्स इन इंडिया? एकदम कोर अगर जाएंगे, मतलब इसके तो बहुत सारी निटिग्रिटीज़ हैं, काफ़ी इसके फैक्टर्स हैं अगर ब्रेक डाउन हम करेंगे तो, बट एकदम कोर में जाएंगे ना, तो वी आर फंक्शनिंग इन अ वेरी रॉटन एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम. अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट जो है ना, वो हमको दिखाने के लिए एक एक्सटर्नल चेंजेस करते हैं, जिसको हम कहते हैं एक पैकेजिंग को जो होता है ना, वो हमेशा चेंज कर रहे हैं. ये जो नीट का जो पेपर आज जो लीक की बात कर रहे हैं ना, ये समझ लो हर 3-4 साल में एक बार होता है. दुविधा ये है कि जो स्टूडेंट है जब वो नीट का पेपर मई के पहले हफ्ते में ओरिजिनली स्केड्यूल रहता है, जब वो देता है ना, उसे पता ही नहीं रहता कि आज जो आंसर लिख रहा हूँ वो एक्चुअली उसका फाइनल आंसर है भी कि नहीं है. हमेशा ये सस्पेंस बना ही रहेगा जब तक रिजल्ट ना आ जाए, और कई बार रिजल्ट्स के बाद कि एक्चुअली में पेपर फाइनल है कि नहीं है. तो ये जो फंक्शन है वो आज से नहीं हो रहा है. 2011-12 के आसपास में यही नीट AIPMT के नाम से होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, और उस समय भी ये लीक होता था. फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अरे यार, ये सिस्टम जो है हमारा रॉटन है, लेट अस मेक अ न्यू सिस्टम, न्यू लॉ, न्यू स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग, और उन्होंने उसको चेंज किया, नीट बनाया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट. सेम क्या हुआ, MCI जो डॉक्टर्स की प्रोफेशनल बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी, उसको चेंज करके NMC किया. मतलब वो नाम चेंज कर रहे हैं, बिल्डिंग में टैग लाइन्स चेंज कर रहे हैं, बट व्हाट दे आर नॉट चेंजिंग इज द पीपल वर्किंग अंडर दैट. वो जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो रिलैक्स्ड हैं, या ये समझ लो जिनको शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है इन सारी चीज़ों से, वो वही लोग हैं. बस वो नए नाम से काम कर रहे हैं. बस जैसे समझ लो एक दुकान है, आज वो दुकान का नाम है राजू सैंडविच, और कल के लोग नहीं आ रहे राजू सैंडविच के पास, तो कल से उसने नाम चेंज करके उसने श्याम सैंडविच रख दिया, बट सैंडविच तो वही डिलीवर कर रहा है, आदमी भी वही है. तो बस यही चीज़ें हुआ है अभी तक. सारे कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो एक प्रकार से जो एक्सटर्नल चेंजेस हैं, बस वही चेंज हुआ है, एंड दैट्स हाउ इट इज़ फंक्शनिंग. इसलिए कभी कोई चेंजेस होने वाले हैं नहीं रिजल्ट्स में, और ये आगे भी नहीं होगा. हर तीसरे चौथे साल में ये चीज़ें रिपीट होने वाला है. एक चीज़ को आप कंट्रोल करोगे, कोई नया प्रॉब्लम रिलीज होगा, नया प्रॉब्लम होगा, दूसरा प्रॉब्लम आएगा. दिस इज हाउ. ओके, सो सर, हमारे स्टूडेंट्स को क्या आप अच्छे से एक और ओवरव्यू दे सकते हैं कि व्हाट आर द कोर रीजंस बिहाइंड दिस हैपनिंग? तो ये जो एक रीज़न है, मैंने बताया कि हमारी जो सिस्टम है, जो डिसफंक्शनल सिस्टम है, जो वहाँ जो बाबूज बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो है. लेकिन अगर एकदम कोर रीज़न है ना, और जिसके बारे में लोग एक्चुअली बात नहीं कर रहे, जिसको हम कह सकते हैं एलिफेंट इन द रूम, जिसको शायद कोई देख नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है. हम बात करते हैं, हम अपने मंत्रियों की बात कर रहे हैं कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए. हम उन करप्ट वो जो लोग हैं जो इस चेन में इन्वॉल्व है, उनकी बात कर रहे हैं. बट जो मेन चीज़ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, इज़ द ग्रीड ऑफ द पेरेंट्स. मतलब क्या हो रहा है, देखो मार्केट कैसे वर्क करता है. मार्केट वर्क करता है सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है. अगर डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, तभी तो सप्लाई होगी ना. तो एज अ पेरेंट लोग 30-30 लाख, 40 लाख, 10-10 लाख, जिसको जितना मन मर्जी चले, वो पैसे देने को तैयार हैं. और हम क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, पेरेंट परेशान हो रहे हैं. ठीक है, 98%, 99% स्टूडेंट एंड पेरेंट्स आर ऑनेस्ट, बट वो जो 1-2% हमारे जो सोसाइटी में जो वो पेरेंट और स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऐसा लगता है दैट दिस शॉर्टकट इज़ अ नॉर्म, जिनको ये हमेशा ये लगा है कि इस शॉर्टकट से वो अपने बच्चों को डॉक्टर बना देंगे, ये वो लोग हैं जिनके वजह से ये रैकेट्स जो है साल दर साल थ्राइव कर रहे हैं. अगर ये पेरेंट, ये सोसाइटी
डॉक्टरों को भगवान बनाना, या मेडिकल टेस्ट अगर क्लियर हो गया तो रैली निकालना सक्सेस, और वो कोचिंग सेंटर्स जो बड़े बड़े, जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़ी उनकी शौर्य गाथाएं पढ़ना, दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्लियर कर रहे हैं, दैट्स फाइन। तो ये जो इन्वायरमेंट बना हुआ है ना, जो मतलब एक अलग ही युद्ध जीतने वाला एनवायरनमेंट बना है, जिसके वजह से ये लालच आने लगा है पेरेंट्स में, ये मेन रीज़न है। मतलब ये तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की बात है। एग्ज़ाम के बाद सीट लेने के लिए भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, उनकी NRI सीट्स, उनकी मैनेजमेंट कोटा सीट्स, उसमें भी पैसे का ज़बरदस्त लेन देन है। एंड गवर्नमेंट नोज ऑल दिस थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो ऑल इन ऑल क्या है कि एज अ पेरेंट और स्टूडेंट, हम किसी भी कॉस्ट में जो डॉक्टर बनाने वाला जो सिस्टम है, ये मेन रीज़न है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न को, इस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर ये है कि जितनी सज़ा जो लीक करने वाले जो हैं, जैसे अभी जो पता चला न्यूज़पेपर के हिसाब से प्रोफेसर कुलकर्णी और वाघमारे, ये जो लोग हैं, उतनी ही सज़ा उन पेरेंट्स से को भी होनी चाहिए जिन्होंने वो पेपर ख़रीदा है अपने बच्चों के लिए। तब कहीं जाकर दोनों तरफ से बैलेंसिंग हुआ, तब डिमांड और सप्लाई दोनों ब्रेक होने वाली हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या होती है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो डॉक्टर बनना, ये इसलिए अच्छी चीज़ होती है ना, फॉर अ पुअर पीपल या मिडिल क्लास पीपल, ये एक तरीका है पॉवर्टी को एस्केप करने का। देखो, एक जो गरीब लड़का है ना, वो कोई बहुत बड़ा सा अस्पताल नहीं बना लेगा एक दिन में, या कोई बहुत बड़ी सी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस नहीं कर लेता वो। लेकिन क्या करता है, जब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करके जब वो मेडिकल में जाता है ना, तो उसके लिए एक रास्ता होता है कि यार अब मैं अपने परिवार को गरीबी से दूर कर सकता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है आजकल सिस्टम में, जो पैसा है ना, जिसके पास पैसा है वही टॉप कर रहा है और वही आगे जाकर ये सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। उसके अलावा अगर कोर रीजंस में जाए तो बिना किसी चीज़ों के पॉलिटिकल बैकिंग्स के हो ही नहीं सकता। आश्चर्य की बात यह है कि मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज कोई ना कोई सांसद, मंत्री, विधायक, इन्हीं लोगों की मेडिकल कॉलेज है। बट दैट मीन्स यहाँ पर भरपूर पैसा है। तो अब हम अगर इमेजिन करें कि यही सांसद, मंत्री, विधायक जो हैं, ये इस सिस्टम को रिपेयर करें ना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके तो इनकम ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो पॉलिटिकल अभी जो लोग पकड़ाए हैं, आई थिंक दे आर जस्ट अ पॉन। बहुत बड़े लोगों मतलब ये जो ऊपर लेवल पे जाओ, सो इन सब की उस पर बैकिंग होगी ही होगी। वो अलग बात है कि हर साल के इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें को ऊपर तरीके से दिखा दिया जाएगा, और जो मेन जो कल्प्रिट हैं वो शायद कभी सामने ही नहीं आएंगे। और आखिरी में यही होता है कि 2-3 लोगों को, जो एक्सटर्नल लोग हैं, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट लोग हैं, उन लोगों को, जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, जैसे अभी जो एजेंट वगैरह हैं, उनको सज़ा होगी। और जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ना, उनको 1-2 साल जैसे ही लोग भूल जाएंगे उस बारे में, वो रिलीज़ हो जाएंगे एंड देयर लाइफ विल गो हैप्पी। तो ये जो ओवरऑल ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, दीज आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कि हर साल क्यों अलग अलग फॉर्म में चीज़ें हो रही हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ दिखाने में बिलीव कर रही है। तो टी-शर्ट्स के स्लीव कटवा रहे हैं, ये ड्रेस अलाउ नहीं कर रहे हैं, हेयर बैंड्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जस्ट टू शो द पब्लिक में एक वो फीलिंग भेज रहे हैं कि वी आर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर। बट वही होता है ना, चोर और पुलिस में एक रेस लगी रहती है। तो जैसे पुलिस होशियार होती है, चोर उससे डबल होशियार हो रहा है। आप एग्ज़ाम सेंटर में वो करोगे, मैं जहाँ से पेपर प्रिंट हो रहा है, मैं वहाँ से चीज़ों को लीक कर दूंगा। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। राइट। सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, नीट पेपर जब लीक नहीं हुआ है, आपको क्या लगता है वो तब लीक हुआ रहा होगा? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि चलो इस बार गलती से ही सही, आपको मतलब हैरानी होगी, आई डोंट नो बहुत लोग जानते हैं कि नहीं, पुलिस ने इस केस को इनिशियली, जो सीकर की, जो राजस्थान की जो पुलिस है, उन्होंने तो इग्नोर कर दिया था इसको, केस को। जब ये ज़्यादा हाईलाइट हुआ, जब NTA को ईमेल किया गया, तब कहीं जाकर ये सामने आया। एक पर्सन है, उनके जस्ट वो क्योंकि ज़्यादा इसमें विजिलेंट रहे, जिसके वजह से इतनी बड़ी एक्सपोज हुई है। दैट मीन्स बहुत पॉसिबल है कि जिस साल की नीट का एग्ज़ाम लीक नहीं भी हुआ फॉर्मली, जो हमारे नज़र में नहीं आया, वो भी लीक्ड रहा होगा। अब ये पूरी सिस्टम पर बहुत बड़ा क्वेश्चन करता है। ट्विटर पे चल रहा है कि लास्ट ईयर जो कल्प्रिट हैं, उसके घर वाले कह रहे हैं कि एक ही परिवार से 5 लोग नीट क्लियर किए हैं। एंड ये जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, वो बहुत, मतलब ये बिल्कुल लीस्ट प्रोबेबल है। बिल्कुल जैसे SSC एग्ज़ाम हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे, सोनवानी, उनके ही परिवार के सारे लोग कलेक्टर बन गए थे ना।
तो ये जो चीज़ें गले से नहीं उतरती कि अचानक इनके ही एक परिवार से इतने लोग कैसे क्लियर कर जाते हैं। सो ये तो जिस साल का एग्ज़ाम एक्चुअली में फॉर्मली लीक नहीं भी हुआ ना, तो उस समय उनकी किस्मत अच्छी रही। अच्छा, एक और अच्छी बात है, मैं एक पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था, वो हमेशा ऐसा वो कहते हैं, कभी भी कोई चोर ना पहली बार में नहीं पकड़ाता है। वो जब वो चोरी करने का जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो वो फिर रिपीटेड ऑफेंस करता है और तब ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसे गलती करता है तो पकड़ाता है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पिछले कुछ सालों में जब जब नीट को एक्चुअली में लीक नहीं माना गया, तब भी वो लीक रहा होगा, बट देन अब वो बात गई बीत गई। बट हाँ, ओवरऑल ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स सिस्टम है। दैट्स व्हाट। Okay. Do you think there is political backing towards such incidents? एज आई सेड, बिना पॉलिटिकल बैकिंग के इतनी बड़ी स्केल में मैसिव, देखो ये सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज्ड स्केल पर हो सकती हैं। कोई एक इंडिविजुअल अगर करना चाहे तो नहीं पॉसिबल है, और उस एक इंडिविजुअल की हिम्मत भी नहीं होगी, बिकॉज दे नो व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग दिस। प्रॉब्लम बस यही हो जाता है, जब ये मीडिया की नज़रों पर चीज़ें आती हैं ना, तभी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली इस साल वही हुआ। सो एंड एज आई सेड, पॉलिटिकल बैकिंग क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस के ही मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया में। जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो मोस्ट ऑफ द, आप महाराष्ट्र में जाओ, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस डू ओन दोज मेडिकल कॉलेज, या इसको अदर तरीके से समझिए कि मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस आर, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आर ओन्ड बाय पॉलिटिशियंस ओनली। तो ये उनके पैसे बनाने का सबसे बड़ा मशीन है। तो उनके बैकिंग के बिना ये चीज़ें हो जाना, ये थोड़ा सा गले से नीचे उतरता नहीं ये बात। बट हाँ, वी डू नॉट हैव अ प्रूफ, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली से, बट देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि उन सब की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बट जब पत्ते खुलते हैं तो ये जो प्यादे होते हैं उन पहले मरते हैं, उन तक आँच पहुँचती नहीं है चीज़ें। Okay. So according to you, was this just another exam controversy, or did it become a national trust crisis for the country? ये एक्चुअली में ना, अगर आप देखोगे इसकी टाइमलाइन देखिए, नीट हुआ और उसी के आसपास सीबीएसई का एग्ज़ाम, सीबीएसई रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए। लोग नीट के साथ साथ ना सीबीएसई रिजल्ट को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना ओवरऑल ट्रस्ट जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पर है, हमारी जो गवर्नमेंट है जो इस एजुकेशन मिनिस्ट्री को देखते हैं, उस पर उनके ट्रस्ट खो दिए हैं। तो जब क्या होता है, जब आप किसी पे ट्रस्ट खो देते हो ना, तो सही इंटेंशन से किया हुआ चीज़ को भी आप शंका की नज़रों से देखते हो। और ये सच में एक नेशनल ट्रस्ट क्राइसिस ही बन गया है कि हर दूसरे से तीसरे साल में आप एग्ज़ाम लीक हो रहा है, उसको रिकंडक्ट कर रहे हो, तो उनको ये लगने लगा कि ये जो मशीनरी है वो बहुत एपैथी है, लेज़ी है, वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है, और उसके बाद आप उनकी सारे चीज़ों को शक के दायरे में देख रहे हो। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट कई चीज़ों को ऑनेस्टली इम्प्रूव भी करना चाह रहा है, बट उसको जल्दी से पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। इसीलिए कल जो है सीबीएसई के जो डायरेक्टर हैं, उनको आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमने कैसे कैसे इस चीज़ को कंडक्ट किया, क्या क्या हुआ, जस्ट टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल। बट इट इज़ गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल एक्चुअली। Okay. So many students say hard work has no value anymore. So is that frustration justified? आपको क्या लगता है कि जब ऐसा माहौल बना हुआ है तो हार्ड वर्क की कहाँ वैल्यू है? अगर वो बच्चा अभी नहीं हो पाया, से अगर किसी को पेपर लीक अभी नहीं हुआ, तो उसको एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा बाय पेइंग हेफ्टी डोनेशन एंड फीस। सो दैट मीन्स एक्चुअली दिस इज़ बिकमिंग ट्रू। मतलब पहले हम कहते थे नहीं हार्ड वर्क एक्चुअली पेज ऑफ, बट जो ओवरऑल इन्वायरमेंट बना है, जो इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, मतलब एक जो वीआईपी कल्चर का जो सिस्टम बना हुआ है ना, कि कौन किसकी पहुंच है, कौन पेपर निकलवा सकता है, ये जो सारी जो चीज़ें बना हुआ है ना, ये रियली में ये इन्वायरमेंट बना दिया है। और इससे क्या होगा, ये जो शॉर्टकट्स है वो सब यूज़ करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ये कंपाउंड होना शुरू होता है। अरे यार, उसने 50 लाख देकर एडमिशन करवाया, तो चलो मैं भी दे देता हूँ, मतलब वो एक नॉर्मल चीज़ें बन जाता है, और ये प्रॉब्लम फिर होने लगता है। सो इट इज़ ट्रू दैट लोगों में ये कंसर्न बन रहा है दैट हार्ड वर्क, और ये सिर्फ नीट का केस नहीं है ना, आप किसी भी एडमिशन्स पे चले जाओ, किसी भी गवर्नमेंट भर्ती में चले जाओ, ये सब जगह वही हो रहा है। इतने पैसा दोगे तो ट्रांसफ़र, इतने पैसे दोगे तो सिलेक्शन, इतने पैसे दोगे। मतलब अब तो मैंने ये चीज़ें देखा है कि पैसा ना मांगते हुए भी लोग घूमते हैं कि किसी को पैसा खिला दें और हमारा एडमिशन हो जाए। क्यों? मैं उनसे पूछता हूँ कि यार क्यों कर रहे हो, नॉर्मली चले जाओ ना, तो उनका ये कहना है सर नॉर्मल होता कहाँ है एडमिशन,
बिना पैसे के होगा कहाँ एडमिशन? सो ये इतना बड़ा नॉर्मल चीज़ें बन चुका है एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. Right. So, according to you, why do organized paper leak networks continue growing in India despite repeated scandals? इंडिया में ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम के जो लोग हैं ना, ये तो सिर्फ हम नीट की बात कर रहे हैं, हर एक चीज़ों में पैसा का एक्सचेंज बिकम अ नॉर्मल. आई मीन बोलना नहीं चाहिए बट मैंने देखा है जो स्पेशली मेडिकल्स के रिलेटेड जितने कॉलेज हैं, ये सब कॉलेजेस एक रेगुलेटेड कॉलेज हैं. दैट मीन्स इसमें लाइसेंस लगती है. आप नर्सिंग की कोई कॉलेज चलाएंगे तो आपको लाइसेंस लगेगा, फार्मेसी की कोई कॉलेज चलाएंगे लाइसेंस लगेगा, आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए लाइसेंस लगेगा, और ये MBBS कॉलेज के लिए तो लाइसेंस लगता ही लगता है. ये सारे कॉलेज अपने लाइसेंस रिन्यूअल के लिए जो इंस्पेक्टर्स आते हैं, ये कौन होते हैं इंस्पेक्टर्स? वो दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर्स ही तो होते हैं. वो जाते हैं और वहाँ इंस्पेक्ट करते हैं, तो वो उनको पैसा पे ऑफ करते हैं. तो ये जो हमारे जो टीचर्स हैं, बेसिकली जो एजुकेटर्स हैं ना, वही इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि ये सिस्टम एकदम एक नॉर्मल सिस्टम बना है. और फिर हम सवाल करने लगते हैं बच्चों को कि यार तुम एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, जब टीचर्स ही एजुकेशन सिस्टम में, और देखो इंटेंट दिख जाता है लोगों को, वही इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. सो हाउ वाई यू आर क्वेश्चनिंग द स्टूडेंट? उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें ऐसे तो फंक्शन हो ही नहीं रहा है. वो पढ़कर उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि रिज़ल्ट कहाँ मिल रहा है? कौन इंस्पेक्टर बन गया चेक करने वाला. तो यही जो एजुकेटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. इस केस में भी देखो, ट्रांसपोर्टेशन एग्जामिनेशन हॉल के प्रॉब्लम को फिक्स किया गया, ट्रांसपोर्टेशन को फिक्स किया गया, प्रिंटिंग प्रेस में कोई गड़बड़ी ना हो उसको भी फिक्स किया गया. तो प्रॉब्लम जहाँ पर जो प्रोफेसर्स जो पेपर सेट करते हैं उनको ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया. तो ये इस कदर की प्रॉब्लम है. तो आप कहाँ पर किसको फिक्स करोगे? ये इश्यूज़ हैं. Right. So, are students today competing in an exam or fighting against an unfair ecosystem in India? अनफॉर्चुनेटली दे आर फाइटिंग दिस इकोसिस्टम. आप सोचिए, अभी एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, जून 21 को सब जाएंगे. आपने देखा है विराट कोहली एक दिन शून्य बनाता है, दूसरे दिन सेंचुरी बना लेता है. तो विराट कोहली, हम क्या एग्ज़ाम से क्या असेस करना चाहते हैं? हम एक स्टूडेंट का स्किल असेस करते हैं ना, कि भाई वो काबिल है कि नहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए. ठीक है, यही वो करते हैं. तो जो विराट कोहली है, जिस दिन वो 0 बनाता है, क्या वो अनस्किल्ड बैट्समैन रहता है उस दिन? नहीं रहता ना. लेकिन उस दिन उसकी माइंड सेट, उस दिन जो बॉलिंग आया उसके सामने, उसको वो फेस नहीं कर पाया तो 0 आउट हो गया. सेकंड, उसकी माइंड सेट ज़्यादा क्लियर है. हो सकता है कि जो बैक में उसके जो क्लटर्स हैं वो नहीं है, ज़्यादा फोकस हो पाया उस दिन. वो फोकस करने की कोशिश जिस दिन 0 में आउट हुआ था ना, उस दिन भी था, बट उस दिन कर पाया. एक दिन कर पाया, एक दिन नहीं कर पाया. स्किल उसकी वही है, प्रैक्टिस उसकी वही है. सेकंड डे उसने सेंचुरी मार दिया. यही चीज़ें होता है जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है. तो सिर्फ वो 3 घंटा नहीं होता, उसके बैकग्राउंड होती हैं हफ्ते भर से, एक दिन पहले से. वो कैसे उस सेंटर तक पहुंचा, क्या उस सेंटर में पहुंचने में उसको कितनी तकलीफ़ हुई, क्या हुई, कैसे हुआ, ये सब कुछ है. कोई परिवार है, 1000 रुपये भी निकालना उनके लिए मुश्किल है, सेंटर तक भेजे, अभी फिर से उसको 1000 रुपये निकाल कर सेंटर तक भेजना है. सो उसका यही मतलब है ना कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ज़्यादा वो इकोसिस्टम को ही फाइट कर. अब वो एग्ज़ाम जून 21 को जब देगा ना, तो भी उसको भरोसा नहीं है कि यार ये फाइनल एग्ज़ाम है भी कि नहीं है. तो एक्चुअली दे आर फाइटिंग द अनफेयर इकोसिस्टम. Actually. So somewhere our parents, coaching cultures and society's obsession with doctor status also indirectly fueling this problem? देखो मेरे पास ना, मैं खुद भी करियर कंसल्टेंसीज है मेरा. मैं ये कह सकता हूँ कि जो पेरेंट्स की जो ऑब्सेशन है ना, उसी को अल्टीमेटली यूज़ कर रही है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और ये सारे लोग. क्योंकि कई बार जब मैं बच्चों को ऑप्शंस देता हूँ ना कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको मेहनत करके आगे बढ़ना है, वो ऑप्शंस को क्लियरली पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं. और अगर मैं कोई एक ऐसा ऑप्शन दूँ जिसमें बहुत उनको रोज़ी पिक्चर दिखाऊँ, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाऊँ ना, कितना भी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं. तो ये जो ऑब्सेशन है पेरेंट्स की कि कुछ भी करके मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो यही जो है ना, ये सबसे बड़ा इश्यूज़ हैं. अब यहाँ से क्या होता है, जो पेरेंट है ना, वो बड़े बड़े ऐड देखना शुरू करते हैं. ये कोचिंग ए, कोचिंग बी, कोचिंग सी, इन लोगों के जो टॉपर्स लोगों का फ़ोटोज़ लगाते हैं, और वो एक इन्फ्योरिटी और फोमो फील करवाना शुरू करते हैं पेरेंट्स को. और वो क्या करेंगे, फिर पेरेंट देख रहे हैं यार इस कोचिंग से निकल रहा है, वो बिना समझे सब उस बच्चे को उसी कोचिंग में भेज रहे हैं. कोचिंग्स
या ट्यूशन्स का कंसेप्ट क्या है, देखो स्कूल में जब 40-50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो टीचर फोकस नहीं कर पाता, तो लोगों ने ट्यूशन शुरू किया जहाँ पर 2 या 3 बच्चे रहते हैं और वहाँ टीचर्स ज़्यादा फोकस करके उनको पढ़ाना शुरू करता था। पहले यही होता था, लेटली ये इंडस्ट्री बनी, तो अब एक कोचिंग क्लास में उसकी स्कूल से ज़्यादा बच्चे बैठने लगे हैं। तो आप बताओ अब वो प्रोफेसर का फोकस वहाँ पर एक एक बच्चों पर कैसा रहेगा। तो वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो टॉप के 10% पे ज़्यादा फोकस करेंगे, रिपेयरिंग 90% वो अपने पे ही रह जाते हैं। वो मूवी है ना एस्पायरेंट्स वगैरह, वो देखने लायक है। आई मीन वो बैचेस हैं, क्योंकि कोचिंग को अपनी टॉप रिजल्ट शो करेंगे ताकि उसके तो जो 10% जो लोग हैं जो कि रिजल्ट बाकी 90% क्राउड को ड्राइव करती हैं। तो अगेन यहाँ पर पेरेंट्स की ही गलती है अगर देखा जाए कि वो बस वो उस ल्योरिंग में आ जाते हैं, या फिर वो उसके पूरे एडवर्टाइजिंग के जो बनाया जाता है फैसिनेशन अराउंड उस पर आ जाते हैं। जबकि ज़्यादा अच्छा है कि कोई अगर आपके आसपास के नेबर के जो टीचर है जो उतना ही अच्छा चीज़ों को पढ़ा सकते हैं तो उनसे पढ़ो। हाँ, अगेन वो कोचिंग क्योंकि इतनी इन्फ्लुएंशियल कोचिंग होती है कि अगेन सम टाइम दे आर एबल टू सिक्योर ऑल सच काइंड ऑफ पेपर्स। उनके पास इतने हाई इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हम सीकर राजस्थान के बारे में सुन रहे हैं, सरप्राइज हो जाओगे कि बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम दें और वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा है। दे आर सो कॉन्फिडेंट कि उनके बच्चे इतने नंबर्स ले आएंगे। हाउ दे आर सो कॉन्फिडेंट? मैं खुद कुछ अपने बच्चों को कुछ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करवाता हूँ और मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि वो क्या करेंगे, बट दे आर लाइक दैट। सो ये जो पेरेंट्स की जो लालच है ना, उसको यूज़ करके ये सारी माफिया चल रही है। Okay. Will online exams will solve this problem? Okay, so we are now talking about the solution of this problem. ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कुछ हद तक शुरू करेंगे, लेकिन अगेन आप टेक्नोलॉजी को बदल रहे हो, लोग तो वही हैं जो टेक्नोलॉजी को हैंडल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कोई ना कोई तो सेट करेगा ना ऑनलाइन एग्ज़ाम में, कोई ना कोई पर्सन तो ऑब्जर्व करेगा ना। गारंटी कैसे है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना टेक्नोलॉजी हैंडल करने में तो और पीछे है। मतलब अभी तो मैनुअल पेपर हो रहा था। यूपीएससी जो पेपर है, मुझे नहीं लगता कि मैंने रिसेंटली कभी उसका सुना है कि वो कभी ऐसा हुआ हो उसके साथ लीक हुआ हो। वो भी तो ऑफलाइन ही होता है, पेपर बेस्ड ही होता है। सो बात ये नहीं है, आपकी बात यह है कि इंटेंशंस, मतलब कोई करप्शन करने का उसको रीज़न क्यों मिल रहा है, करप्शन करने का मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। करप्शन करने का मोटिवेशन अगर पता चले, चाइना में अगर जैसा देखा जाता है, जब मैं चाइना गया था तो वहाँ था कि सिंपल क्राइम के लिए भी बहुत रिगरस पनिशमेंट है, तो वहाँ आदमी डरता है। यहाँ इंडिया में चीज़ें बड़ी अलग हैं। अभी हम आज नीट के बारे में बात कर रहे हैं, 2 महीने बाद भूल जाएंगे कि जो लोग पकड़ाए हैं वो क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर सिस्टम अलग है। तो आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके भी लोग तो वही हैं, और उसके बाद अलग प्रकार की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। कहीं पर सर्वर डाउन रहेगा एग्ज़ाम के समय, कहीं पर हैकिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप जैसी चीज़ों को ऑनलाइन करते हैं या डिजिटली करते हैं तो गवर्नमेंट के पास उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगेन उसको प्राइवेट को ही आपको आउटसोर्स करनी पड़ेगी, और 22 लाख लोगों के लिए एग्ज़ाम एक दिन में एक समय पे कंडक्ट करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब गवर्नमेंट। बट देखते हैं, नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट को कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करेंगे। अब एक इसमें और भी प्रॉब्लम है, एक जगदलपुर या कोंडागांव, दैट मीन्स एक ट्राइबल एरिया का पर्सन जिसने कभी कंप्यूटर देखा नहीं होगा, उसको आप बोलोगे कि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करो, मतलब उसके लिए तो यहीं पर ही मुश्किल हो गया। उसको कंप्यूटर से ज़्यादा फैमिलरिटी है नहीं, और उसको आप कीबोर्ड माउस देंगे, सो आई डोंट नो कि वो उसके लिए कितना फेयर रहेगा वो एग्ज़ाम। So Tamil Nadu always insist on 12th marks based on admission system. So according to you, what are the merits and demerits for this? तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत समय से कहता है कि आप जो 12वीं का जो नंबर है ना, उसी को बनाओ बेस, और उसी के बेस पर एडमिशन दो, और शायद 1-2 साल ऐसा हुआ भी है। बट अगेन जो चीज़ नीट में हो रहा है वो 12th में एग्ज़ाम में होना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बोर्ड्स अलग होते हैं, लोगों के एजुकेशन अलग है, एक प्राइवेट कॉलेज में बहुत हाई एजुकेशन मिला है, एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है बच्चे को उतना अच्छे से ना मिला हो, तो वहाँ तो बिल्कुल फेयरनेस ही नहीं है। ये जो नीट एग्ज़ाम है वो उसी के लिए तो किया जाता है ताकि लोग एक एग्ज़ाम दें और उसी पे उनको असेस करें। अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग पेपर, अलग अलग बोर्ड, ये तो होगा नहीं। एंड अगेन फिर जो चीज़ें नीट में हो रहा है वो 12th में होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये इनफैक्ट मेरे हिसाब से, ठीक है, उनका लॉजिक ये है कि ये कोचिंग माफिया ख़त्म हो जाएगी, इतने बड़े बड़े जो कोचिंग चल रहे हैं, बच्चे को अलग अलग टेस्ट देने का प्रॉब्लम नहीं होगा।
बट प्रॉब्लम ये है कि ये करप्शन को एक्चुअली बढ़ाएगा ही, ख़त्म नहीं करने वाला ये चीज़. So, what messages we should give to students who are right now very hopeless with the situation? देखो, स्टूडेंट के लिए सिचुएशन टफ तो है, उनको पता है, बट एक बात ये भी है कि चीज़ें ग्रेजुअली चेंज हुई हैं. मतलब पहले से जो पहले चीज़ें हो रही थी, हमेशा कोई भी चीज़ें सेम नहीं रहेगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी जो है ना, मतलब स्टूडेंट्स क्या है अभी ना सिर्फ न्यूज़ सोशल मीडिया में अटके हुए हैं. आई मीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और वो ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन क्या बोल रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रहा है. याद रखिएगा, ना ही गवर्नमेंट ना ही ऑपोजिशन उनके रियल हेल्प के लिए आने वाले हैं. तो उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो पढ़ें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें. ज़्यादा न्यूज़ वगैरह इन सब पे फोकस करना या कहीं रैली पे भाग लेना और ये सब करना, वो उनका सल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम में वो सारी चीज़ों का आंसर आता नहीं है. अंततः सिस्टम उनको उनके नंबर पे ही जज करने वाला है. तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज आज जो आवाज़ उठा रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैं गवर्नमेंट के तो प्रेस कर ही नहीं रहा हूँ, दे हैव बीन अटरली फेल टू हैंडल दिस सिचुएशन. बट एट द सेम टाइम जो अपोजिशन पार्टीज इसको बड़ी हाईलाइट कर रही है ना, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मिल्किंग द सिचुएशन. ये जब वो आ जाएँ पावर में तो भी चीज़ें सेम ही रहेगा, बिकॉज मिनिस्टर्स चेंज हो रहा है. जैसे अभी मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की बात होती है, मतलब मेरा इसमें ओपिनियन बड़ा डिफरेंस है. लोग हो सकता है कि बोले कि मैं आई मे बी फेवरिंग अ पार्टी, बट देखो, मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई थिंक ही शुड रिज़ाइन, बिकॉज जब कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कुछ चीज़ें होता है ना, तो सीधा उसके जो ओनर है उस पर बात आती है. तो यहाँ पर इतनी बड़ी फियास्को हुआ है, तो ओनर आना चाहिए रिजल्ट कि मिनिस्टर शैल रिज़ाइन. बट क्या मिनिस्टर के रिज़ाइन कर देने बस से सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा क्या? बहुत हद तक नहीं होगा, क्योंकि मिनिस्टर सिर्फ ऑर्डर देते हैं, मिनिस्टर सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते हैं. काम करने वाले लोग जो होते हैं वो वही लोग रहेंगे. और जब तक उनके इंटेंट को, उनके करप्शन के मोटिवेशन को आप डेटर नहीं करोगे ना, चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो इसलिए स्टूडेंट्स जो है ना, ये सारी चीज़ों पर अपना ध्यान हटाएं और वो उन्हीं पर फोकस करें जो उनके कंट्रोल में है. और उनके कंट्रोल में जून 21 का एग्ज़ाम है, तो लेट देम फोकस ऑन दैट ओनली. बाकी सारी चीज़ों को, नॉइस को वो कट करें और होप करें कि जून 21 का एग्ज़ाम उतना ही फ्री रहेगा और उसके बाद कोई और री एग्ज़ाम देने का उनको मौका ना लगे. यही होप के साथ उनको एग्ज़ाम में एंटर करना है, एंड दैट्स हाउ दे कैन डू वेल इन देयर एग्ज़ाम. दैट्स इट. Okay, thank you, sir. This whole podcast was very informative for the students, and we'll see you in the next podcast. Okay, thanks Thank you, a sir. lot.